नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्यूटर फॉर यू लर्न टू लीड में। मैं रवि साव फिर से हाजिर हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर एक और वीडियो लेकर के। इससे पहले मैंने 3 और वीडियोस भी बनाया है, उन्हें आप जाकर जरूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में उन तीनों वीडियो में डिस्कस किए गए टॉपिक्स को ही समराइज करके पेश किया जाएगा। तो उन तीनों वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और अगर आपने उन तीनों वीडियोस को देख रखा है तो भी इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपका रिवीजन करवाने के इरादे से बनाया गया है। तो जिन टॉपिक्स पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो मैं पीछे मेंशन कर रखा हूं, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जो कि है चार्ज। तो चार्ज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? देखिए, चार्ज किसी बॉडी का वह इनर प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी वस्तु के अंदर का वह गुण है जिसकी वजह से जब उस बॉडी को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब किसी वस्तु को अगर हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखें और वो अगर किसी बल की अनुभूति करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो कहेंगे कि उसके अंदर चार्ज है। अब हम लोग जानेंगे चार्ज की यूनिट्स के बारे में। तो चार्ज की डिफरेंट यूनिट्स कुछ इस प्रकार है। पहला यूनिट कूलम, जो कि एसआई पद्धति में चार्ज की यूनिट है। दूसरा है स्टैट-कूलम, या फिर ESU ऑफ चार्ज। ये सीजीएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट है। इसके अलावा जो एक और यूनिट है वो है एफ-कूलम, जिसे हम EMU ऑफ चार्ज भी कहते हैं। EMU मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम देखेंगे इन तीनों चार्जों के बीच का रिलेशन। तो याद रखिए, 1 एफ-कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻10 स्टैट-कूलम। उसी प्रकार 1 एफ-कूलम इक्वल टू होता है 10 कूलम ऑफ चार्ज। ऑब्वियसली 1 कूलम इक्वल टू तो क्या होना चाहिए? 3 × 10⁹ स्टैट-कूलम। तो चार्जेस के 3 यूनिट्स, कूलम, स्टैट-कूलम और एफ-कूलम, और उनके बीच का ये रिलेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज तो हम बचपन से ही जानते हैं। पहला कि चार्जेस 2 टाइप के ही होते हैं, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। दूसरा प्रॉपर्टी भी हम लोग जानते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर ऑपोजिट चार्जेस हुए, लाइक एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तीसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं
चार्ज के बारे में वो है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड वाली एक क्वांटिटी है, डायरेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। स्केलर है तो चौथा गुण तो इसमें होगा ही, यानी कि ये एडिटिव इन नेचर है। मतलब अगर कहीं पे ढेर सारे चार्जेस हैं और हमें अगर कुल चार्ज यानी कि नेट टोटल चार्ज या नेट चार्ज फाइंड आउट करना है तो सिंपली उसका एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे, मतलब सिंपली उसे ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है चार्ज कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। चार्ज इज कंजर्वेटिव मीन्स एक सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। जैसे ये दो बॉडीज हैं, चार्ज बॉडीज मान के चल रहे हैं, इसमें 10 कूलम ऑफ चार्ज है, इसमें 2 कूलम ऑफ चार्ज है, टोटल हुआ 12 कूलम। अगर ये वाली बॉडी अपना 4 कूलम इस वाली बॉडी को दे दे तो इसके पास 6 कूलम चार्ज बच जाएगा, इसके पास भी 6 कूलम चार्ज हो जाएगा। यहां भी अगर टोटल निकालेंगे तो 12 ही है। तो बिफोर शेयरिंग चार्ज टोटल चार्ज कितना था 12 कूलम एंड आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेस फाइनल जो चार्ज निकला टोटल अगर हम लोग निकालेंगे तो वो भी 12 कूलम ही रहा। यानी एक सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव इन नेचर है। अगला है चार्जेस कभी भी वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है, यानी कि कोई बॉडी जिसके अंदर चार्ज है वो अगर रेस्ट पोजीशन में है तो भी उसमें उतना ही चार्ज रहेगा जितना कि जब ये मोशन में जाएगा तब रहेगा। मतलब ये मोशन में रहे या रेस्ट में रहे, चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, वेलोसिटी का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए, तो ये था पहला टॉपिक। आज के दूसरे टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। देखिए नाम में ही मीनिंग है, फ्रिक्शन के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है। ये दोनों बॉडीज हैं, मैंने इन दोनों को रब किया है, घिसा है, क्या होगा एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रिसिटी मूव होता है। तो हम लोग तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना ही था इस टॉपिक में। तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? एक चार्ज बॉडी लेते हैं, आवेशित वस्तु मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, उसे एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास लेकर आते हैं। मतलब एक ऐसा वस्तु जिसमें कोई चार्ज नहीं था, क्या होगा? देखिए कोई भी वस्तु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, यानी उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज बराबर अमाउंट में है। अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव इसके निकट लाएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आकर के इकट्ठा हो जाएगा जिससे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। और ठीक इसके उल्टा, इसके विपरीत ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया। तो इस तरह से देखते हैं कि एक चार्ज की वजह से दूसरे अनचार्ज्ड पार्टिकल के अंदर भी चार्ज जनरेट हो गया। तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे कि चार्ज एक चार्ज बॉडी की वजह से एक अनचार्ज बॉडी में चार्ज इंड्यूस हुआ। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, कूलम्ब्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही जरूरी एक लॉ है। क्यों? क्योंकि ये लॉ बताता है दो चार्ज्ड बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में। ये चार्ज कहता है द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them, and it acts along the line joining the point charges। मतलब दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक का वैल्यू Q1, दूसरे का वैल्यू Q2। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। ऑब्वियसली डिपेंड करता है इसके नेचर के ऊपर। तो दोनों ही केसेस में फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो इन दोनों के बीच ये जो लगने वाला फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर मान लें कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है तो ये जो फोर्स है वो r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये था हम लोगों का कूलम्ब्स का लॉ, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कंटिन्यू है अभी। फिर आगे हम लोग इन दोनों को यूज करके पाते हैं F is directly proportional to Q1 Q2 by R square। और इसी रिलेशन से हमें पता है कि जब भी ये साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? देखिए, एप्सिलॉन है परमिटिविटी और एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट कुछ भी कहें इसे, ये डिनोट करता है फ्री स्पेस को। यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी क्या चीज है? देखिए, ठीक जैसे एक लाइट किसी मीडियम में अगर एंटर करता है तो इसका वेलोसिटी चेंज होता है। यस, डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। उसी तरह दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मीडियम के परमिटिविटी पे। जाहिर सी बात है, दो चार्जेस को अगर हम लोग वैक्यूम में रखेंगे तो फोर्स अलग होगा। दो चार्जेस को अगर वही सेम चार्जेस को वाटर के अंदर रखेंगे उस फोर्स के मुकाबले, तो परमिटिविटी पे डिपेंड करता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। अच्छा, हम लोग वैल्यू जान लेते हैं जरा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। इसकी वैल्यू होती है 8.8542 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इनवर्स। इसके अलावा कूलम्ब्स के लॉ का एक वेक्टर फॉर्म भी है। वेक्टर फॉर्म क्यों? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म भी इसका ऑब्वियसली होगा ही। तो वेक्टर फॉर्म कुछ इस प्रकार है। आर कैप क्या है?
यूनिट वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग। तो कूलम्स लॉ में आखिर में एक बात बोला गया था कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। इसका मतलब कि जो दो पॉइंट चार्जेस है उन दोनों के बीच की जो लाइन है, इसी लाइन की तरफ, इसी लाइन के डायरेक्शन में फोर्स भी एक्ट होगा। देख लीजिए, समझिए पहले आप, अगर दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये इस तरफ होगा, फोर्स एक्ट करेगा, और ये इस तरफ, देखिए लाइन के अलोंग ही है। अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगेन दोनों ही फोर्स लाइन के ही अलोंग होगा। तो ये था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बाद हम लोग अगले टॉपिक में जाएंगे जो कि है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब जो परमिटिविटी को रिलेट करता है। देखिए, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से जितना ज्यादा या कम रहता है उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये एक रेशियो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी of the medium to the permittivity of free space। और अगर आपने सेकेंड वीडियो को अच्छी तरीके से देखा हो तो आपको यह भी पता होगा कि ये F0 बाय Fm यानी कि फोर्स इन फ्री स्पेस एंड फोर्स इन मीडियम का जो रेशियो है उन दोनों के भी बराबर होता है। कैसे आया ये सेकंड वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। नहीं देखा है आपने, कोई बात नहीं, देख ले जाकर। चलिए अगले टॉपिक में आते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एक बॉडी है। चलिए अच्छे से आपको समझाता हूं। सपोज कि ये एक बॉडी है जो कि चार्ज है, तो हमने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया है। तो इस बॉडी के अंदर हमने अगर चार्ज दे दिया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो कहेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, तो चार्जेस हम अगर इन्हें देंगे तो वो चार्ज कहां रहेगा, कहां मिलेगा हमें? हो सकता है इसके कॉर्नर्स पे मिले, यानी कि इसके एजेस पे, किनारों पे हम लोग को मिले। जो लाइंस देख रहे हैं आप, इस लाइंस पे मिले। हो सकता है कि वो चार्जेस इसके सरफेस पे रिसाइड करें। ये जो सरफेस देख रहे हैं आप, इस सरफेस पे वो रिसाइड कर सकता है, या फिर वो चार्ज इस पूरे बॉडी के अंदर भी रिसाइड कर सकता है, यानी कि रह सकता है। जब भी लाइंस पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और पूरे के पूरे बॉडी में ही अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे मैं रख देता हूं फिर से। तो वेल, अब हम लोग जाएंगे अगले टॉपिक में, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज कितना डेंस है। छोड़िए, पॉपुलेशन डेंसिटी आपने सुना होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है? पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं किसी देश या किसी राज्य में, पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जितने लोग निवास करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। नहीं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, चार्ज से रिलेट कर रहा हूं।
किसी बॉडी के अंदर उसी तरह अगर चार्जेस है तो पर यूनिट एरिया में कहें, वॉल्यूम में कहें या लेंथ में कहें, जितना उसका डेंसिटी होगा उसे कहेंगे चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये किनारों पे चार्ज है तो किनारे क्या है, किनारों का एक लेंथ होता है। अगर ये सर्कुलर होता तो उसका सर्कमफ्रेंस होता, ये रेक्टेंगुलर है तो इसका पेरीमीटर है। तो इसके पेरीमीटर में अगर चार्ज हो, किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस में अगर चार्ज मिले हमको, तो हम जानेंगे कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है। उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम लोग स्मॉल चार्जेस की बात करें तो dq हो जाएगा। dq रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चार्जेस को, जो कि एक स्मॉल लेंथ में dl में डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां से हम लोगों को dq इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा dl। हमें जब भी किसी छोटे चीज से बड़े चीज को निकालना होता है तो हम उसे उसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, q मिल जाएगा यहां से, जो कि बराबर होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dl। ठीक इसी प्रकार सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब इस पूरे सरफेस में जितना चार्ज है, यूनिट सरफेस एरिया में जितना चार्ज होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा q बाई ए। ठीक इसी प्रकार यहां भी q इक्वल टू होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा dA या ds भी कह सकते हैं। और मान लीजिए इस पूरे घर में अगर चार्ज हो तो इस पूरे घर का आयतन, माफ कीजिएगा, इस पूरे रूम का जो आयतन रहेगा, जो वॉल्यूम रहेगा, उसका यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे। यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज रहेगा उसे हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पूरा चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे इस रूम में। अगर इस रूम के अंदर चार्ज है तो इस रूम के अंदर अगर हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं तो टोटल चार्ज काउंट कर लेंगे, टोटल वॉल्यूम काउंट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे चार्ज को वॉल्यूम से, तो हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। तो रो इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। जिस तरह से ये आया था उसी तरह हम लोग यहां कह सकते हैं Q इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो dV। तो हमने फटाफट इन टॉपिक्स को एक बार देख लिया। फिर से कहता हूं, डिटेल में देखना है मेरे बाकी 3 वीडियोस को आप जाकर के जरूर देखें, वरना इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा, सिर्फ एक आइडिया जनरेट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप पिछले वाले वीडियोस में जाएं। तो खैर, उम्मीद है कि आज का रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाया आप लोगों का। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक आप जरूर करें, शेयर करें बाकी लोगों में, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज भाई कर दो, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। रात के 11:30 बज रहे हैं, 3 बजे तक मैं भी शूट करूंगा यहाँ पर बाकी वीडियोस का। तो दिन में बिजी रहता हूँ, रात में मैं वीडियोस बना रहा हूँ। इसमें अगर थोड़ा सा आप अगर हेल्प भी ना कर सकें तो मजा नहीं आएगा। आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका मुझे सुझाव देना, पर्सनली हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हो, ये मुझे बहुत ज्यादा उत्साहित करता है और लगता है कि हाँ चलो जो कर रहा हूं वो काम कर रहा है। अभी तक आपको बहुत अच्छे से प्यार मिला है, लकी हूं इस बात के लिए, मानता हूं। अच्छा, एक और बात बोलना चाहूंगा, बहुत लोगों का ये सुझाव आ रहा है कि लाइट का जो क्वालिटी है उसे ठीक करो, आप साउंड क्वालिटी को इम्प्रूव करो। भाई लॉकडाउन है,
माइक मुझे मिल नहीं रहा है। वीडियो देख के आपको समझ में आ रहा होगा, विदाउट माइक में इन वीडियोस को शूट कर रहा हूँ। लाइट की भी कुछ बहुत अच्छा इंतजाम है नहीं, बोर्ड ग्लॉसी बोर्ड है, शाइन करता है। हालांकि इस वीडियो में मैंने शाइन किए हुए पोर्शन पे कुछ नहीं लिखा है, तो इससे कुछ नुकसान आपका नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हो। बाकी के जो सुधार जो रह गए हैं वो मैं जरूर करूंगा आगे चल के। लॉकडाउन खत्म हो जाए तो पूरा एक सेटअप तैयार करने की कोशिश रहेगी। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप हमारा साथ दें, हमारे साथ बने रहें। आपका साथ रहा तो बहुत अच्छा कर पाऊंगा, नहीं बना रहा तो फिर बाकी यूट्यूबर्स की तरह गुमनामी की जिंदगी में खो जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये मेहनत इसी तरह बनी रहे, आप लोगों का इसी तरह मैं हेल्प करता रहूं, एक जो जुनून है कि नहीं आप लोगों को पढ़ाना है, इस लॉकडाउन में भी मेहनत करना है डबल, और आप लोग ताकि आप लोग स्टूडेंट्स ताकि वो सफर ना करें। आप लोग पढ़ाई से बहुत ज्यादा अभी पीछे हो जा रहे हैं, मुझे पता है। आप लोग को ढंग से मटेरियल्स नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये टाइम टिकटॉक पे बिजी होने का नहीं है, फेसबुक पे जाने का नहीं है। इस टाइम को बस ऐसे ही नहीं बिता देना है पबजी खेल करके। टाइम बहुत प्रीसियस है, इसका उपयोग करो। तो स्टडी करते रहिए। आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा बोल चुका हूं, अब शायद मुझे विदा लेनी चाहिए। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर लेना अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूं, धन्यवाद।